हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 पेपर होने वाला है। और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हुए थे 2023 का, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी के पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ एक एक के वीडियो। हालांकि 2023 का पेपर काफ़ी टफ था, हो सकता है ये वाला भी पेपर टफ हो, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं 2023 का जो पेपर था वो कैसा था, और फुल इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे पेपर जो भी हैं 22, 23 और 21 का जो सबसे पहले हुआ था उन सभी का सोल्यूशन मैं करा दूंगा इसमें। और मैथ्स का सोल्यूशन है वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा। आपके जो 2023 का पेपर था 28 या अक्टूबर में हुआ था, 2023 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य जो था, मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो ये थी पूना, जिसे पुणे कहते हैं। शिवाजी महाराज यहीं से पुणे से ही लड़ते थे। देखिए 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू ने कोंकण क्षेत्र के चितवावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे या पूना जिसे बोलते हैं मराठा साम्राज्य की राजधानी बना। जानता है कि शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी 1680 में हुई थी, उनकी राजधानी रायगढ़ थी। ठीक है, तो ये पुणे जो था ये राजधानी थी, और इससे पहले क्या थी? रायगढ़ थी। देख सकिए, महावीर स्वामी को जिन के रूप में जाना जाता है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ये सभी को पता होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए जैन धर्म के 24वें जो अंतिम तीर्थकर थे, इनके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं हुए। महावीर स्वामी जी कैवल्य की प्राप्ति के बाद इन्हें जिन की उपाधि प्रदान की गई थी। और इन्हें जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जो इंद्रियों को विजित कर लेता है उसे बोलते हैं जिन। जिन के अतिरिक्त उन्हें अहर यानी योग्य, निर्ग्रथ यानी बंधन रहित, केवलिन यानी उपाधियां प्राप्त की थी। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो आदिनाथ या ऋषभदेव बोले जाते हैं इनसे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनमें कितने से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इन पे आप सर्कल कर लिया कीजिए एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और बाद में आपको दिक्कत देंगे। देखिए यहाँ पे इंद्रप्रस्थ नहीं थी। ठीक है, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी ये सभी थी। तो 5 प्रांतों में विभक्त था। देखिए जो उत्तरापद था यानी उत्तर वाला भाग, ये तक्षशिला की राजधानी थी। दक्षिणापद सुवर्णगिरी था। अवंती ये उज्जैनी, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश ये पाटलिपुत्र था, और कलिंग ये तोशली था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही इनका मन परिवर्तित हो गया था, अशोक महान जो कहलाए थे। तो इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। देख सकिए, क्वेश्चन इसमें टफ थे 2023 वाले में, बहुत ही कम इसमें परसेंटाइज स्कोर था, बहुत ही कम था लोगों का। देखिए ऋषभदेव में ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच का संवाद है। तो देखिए इसमें सतलज और ब्यास नदी के बीच का संवाद है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सतुरदी और विपाशा नदी, ठीक है, सतुरदी होती है सतलज नदी, और विपाशा जो है व्यास नदी कहा गया है। नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम क्या है? व्यास और सतलज। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन है, ये 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो ये थे आगरा की जो सूबेदारी दी गई थी वो राजा जयसिंह को दी गई थी। 1722 में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया, एवं कुछ समय बाद उन्हें मालवा का भी सूबेदार बना दिया गया। उन्हें सवाई की पदवी फरोख्तियार ने दी थी। चला देखिए, छठा है इसमें, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी ये सोमनाथ लाहिड़ी। देखिए इसका जो हल है, देखिए सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिटी पार्टी के नेता थे, उन्होंने अपने सहयोगियों को ये महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। 7वां क्वेश्चन देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? देखिए इसमें ये था आपका स्वराज जो पार्टी थी,
तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये 1923 में किया गया था, सितंबर में, दिल्ली में। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के जो अध्यक्ष थे सी आर दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष बहुत पूछता है, ठीक है। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग जो आंदोलन था उसे शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो ये था कलकत्ता का अधिवेशन, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और ये जो खिलाफत आंदोलन था औपचारिक रूप से यहाँ से हुआ था असहयोग आंदोलन, और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को ये पारित हो गया था, जो प्रस्ताव था। इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर दिया था। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था जिसे बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था? तो ये था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए इसमें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतकार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो इनका दूसरा नाम पूछा जाता है। पहला देखिए, ये जो आपका सेंट फ्रांसिस्को था, यहाँ पे सेंट फ्रांसिस्को में 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। और ये देखिए आपके हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा ये स्थापना की गई थी गदर पार्टी की, हिंदुस्तान गदर पार्टी की। उस समय उसका कार्यालय जो था 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे योगांतर आश्रम नाम दिया गया था। और ये स्थान कहाँ पे? सेंट फ्रांसिस्को। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन है, सिरुई यानी सिरोए, कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र कुमुदनी यानी लिली है, एकमात्र स्थलीय है? देखिए आपके मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर में सिरुई, इसे सिरुई बोलते हैं मणिपुर में, सिरोए या कुमुदनी या लिली भारत के मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है। ये सिरुई पहाड़ियों से प्राप्त होती है। ये मणिपुर का राज्य पुष्प है। अगला देखिए, उड़िया पठार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में पड़ता है। उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ये राजस्थान के सिरोही जिले की माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। और ये जो माउंट आबू है ये आपके जैन मत से संबंधित है, याद रखिएगा। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण था? ये था आपके उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी मानसून था। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में शीतकालीन में वर्षा होती है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया गया? तो ये था आपका रोजी पिंक गुलाबी यानी रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट है। राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। ये भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट में एक है और इसका उपयोग फर्श काउंटर बनाने में होता है। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। तुर्की, यूरोप जैसे देशों को भी यहाँ पे निर्यात किया जाता है यहाँ से। अगला देखिए 15वां, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित बोला गया तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। ये भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो ये देते हैं आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। FRP यानी फेयर एंड रिमेनरेटिव प्राइस होता है। गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रदान की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है? इसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी योजना है, नरेगा जिसे बोलते हैं, अभी मनरेगा हो गया इसका नाम, ठीक है, M से हो गया मनरेगा। तो संविधान का अनुच्छेद जो 41 है काम करने का अधिकार देता है, राइट टू वर्क का प्रावधान करता है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार थी? तो ये पहला है क्वेश्चन, पहला आंसर है इसका बागवानी का, जिसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं।
1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन की अवधि के रूप में जाना जाता है। और इसमें स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। तिलहन उत्पादन का संबंध होता है वो पीली क्रांति से होता है। जैसे कि बीमा विनिमयक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। इसे IRDA बोलते हैं, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। और ये आपके तेलंगाना में पड़ता है। ये वर्ष 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ। IRDA की स्थापना 2000 में हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ये आपका देखिए नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। ये 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करने के अस्तित्व में आया था। अगला देखिए, बाकी इसमें तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये धारा 100 के तहत। इसमें जो अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 6 महीने के लिए होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना सदस्य बने हुए 6 महीने के लिए उसमें मंत्री पद पर नियुक्त रह सकता है। और 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता जो उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। जैसे कि अगला देखिए, पंचायती राज 24वां क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए डेट जो है दिसंबर 1992 दी गई, ठीक है। ये आपके पंचायती राज से संबंधित 73वां और 74वां है। दिसंबर 1992 में पारित हुआ जबकि इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। तो पारित होने की बात इसमें कही गई थी। जैसे कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, ये अधिकारों का बिल था, बिल ऑफ राइट। और इसकी रिपोर्ट की सिफारिश की थी भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना, भारत एक संघ हो जिसके नियंत्रण केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो और गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है। स्वर यंत्र का एक कार्टिलाजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वास नली में भोजन के प्रवेश से बचाता है। इसमें स्वर रज्जु भी शामिल होता है। यह एक कार्टिलाजिनस कंकाल होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। गलत के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड है? कोलाइड। ये आपके शोल के प्रकार का है कोलाइड। इसका उपयोग होता है अपच, जैसे आपने इनो खाया होगा उसी में आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। पेट की खराबी, सीने की जलन से राहत इससे मिलती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथनॉल, ठीक है। ये एक तरीके की अल्कोहल है, ठीक है। मेथनॉल कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इसका उपयोग उद्योगों, फार्मास्यूटिकल और निर्माण खाद्य उद्योग आदि में किया जाता है। ये मुख्य रूप से मेथनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एक बौना ग्रह है? तो इसे सेरस को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट इसमें सेरस जो आंतरिक और सौरमंडल में मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित एक बौना ग्रह है। इसके बीच में पट्टी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये क्षुद्र ग्रह का पहला सदस्य था जिसे 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा देखा गया था। इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हो जाते हैं और इसका व्यास जो लगभग है 950 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से 1/4 से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने 2006 में इस बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था इसे। नेक्स्ट ये 30 नंबर क्वेश्चन है, बछुआ या नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है?
तो ये देखिए आपके मेथनोइक एसिड होता है जो अपने जो बर होता है जो काट लेता है, ठीक है, तो उसमें ये मेथनोइक एसिड होता है उनकी पत्तियों में, सॉरी ये तो आपकी पत्तियाँ हैं, और उसी जो बर होता है उसमें भी यही पाया जाता है। तो बिछुआ जो होता है नेटल की पत्तियों के चुभने वाले मेथनोइक एसिड पाया जाता है। और फार्मिक एसिड जिसे फॉर्मेलिक एसिड या मेथनिक एसिड भी कहते हैं, ये रंगहीन तरल है और तीखी गंध स्वाद खट्टा होता है इसका। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसमें पढ़ देते हैं, आंसर आपको बता देते हैं इसका। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत रेटिंग जो स्कोरिंग रेट था 6 था। अगले 10 ओवर में ये बढ़कर 8.5 हो गया। इसके अगले बाद 10 ओवर में ये गिरकर 5.5 हो गया और उसके अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर ये 7 हो गया। तो मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? तो ये एवरेज वाले क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी बड़े से छोटे के क्रम में करना है। तो आपको क्या करना है, ये तो पॉइंट में बदल लीजिए, ठीक है, या फिर इनको या तो इसका हर समान कर लीजिए या इसका अंश समान कर लीजिए, उससे भी लग जाएगा आपका। जैसे कि इसमें स्क्वायर रूट का फार्मूला है, ये वर्गमूल इसका निकलना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है इसका पूरा, और ये आपको पता है 9 का होता है और ये ऐसे 8 का हो गया, 5 का हो गया, इस तरीके से आप निकालेंगे ना ये पॉइंट्स हटा के, तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.34। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका जो कर्ली टाइप का है इसका क्वेश्चन, इसमें भाग देना है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास जो बचा हुआ धन है वो 10,736 रुपये है। तो आपको 100 में से ये जितना भी परसेंटेज उसने खर्च किया वो निकालना है और उसकी वैल्यू इसके बराबर कर देनी है, आपका मासिक वेतन इसमें निकल आएगा। सोल्यूशन देखिए आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ये आपके हिंदी क्वेश्चन है 5 इसमें। देखिए बी वाला डबाडोल यानी अस्थिर, दिए गए विकल्पों में डबाडोल अस्थिर विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम युग्म जो होता है डबाडोल का स्थिर होना चाहिए और सभी जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं। औचक का अक्सर और झिड़कना का पुचकारना, गाफिल का खबरदार। जैसे कि होनार बिरवान के होते चिकने पात, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसमें होता है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। जैसे एक कहावत है, पूत के पाल जो पाँव होते हैं पालने में ही दिखते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो पुल्लिंग एक छाटने का तरीका होता है। जैसे इसमें लिखा हो प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म कैसा है, ठीक है, क्योंकि कैसी है नहीं निकलेगा, इसमें कैसा है निकलेगा। प्राधिकरण कैसा है, गिरोह कैसा है, तो ये आपके सभी क्या है पुल्लिंग है। अब जैसे संचार कैसा है, पालन कैसा है, ग्रीवा कैसी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग आ जाए। मनुष्यत्व कैसा है, बनावट कैसी है, रौनक कैसी है, तो ये दोनों फीमेल हो गया। पतलून कैसा है, झल्लाहट कैसी है, अक्षुणता कैसी है, तो ये आपके स्त्रीलिंग में है। तो आपका डी वाला जो हो गया वो पुल्लिंग हो गया। तो एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें देखिए, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। डी वाला पार्ट जो है वो शुद्ध है, बाकी इसमें अशुद्ध है। और देखिए यहाँ पे महादेवी छायावादी कवित्री हैं, कवित्री यहाँ पे गलत लिखा, ठीक है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब भी आप आओ मुझे मिले, जब आए तो मुझसे मिले। आपका दर्शन पाकर मैं धन हो गया, तो आपके दर्शन पाकर मैं धन हो गया, इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यूपी ट्रिपल सी पैट निकालना है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसका लेवल जो है ना वो जो आपका 2023 में पेपर आया था काफ़ी हाई था, ठीक है, तो पेपर कैसा भी हो सकता है। और इससे पहले जो 2021 वाला हुआ था वो ठीक था। कलम के जादूगर जिसे कहा गया है, तो ये आपके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्हें कलम का जादू कहा गया है। और सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। ये 23 का था, काफ़ी हार्ड पेपर था ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के। 41 नंबर, ही इज़ वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो यहाँ पे सी देखिए केयरलेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था आपको अपोजिट यानी एंटोनियम वर्ड्स इसमें ढूंढने थे। तो फेस्टिडियस का हो जाएगा केयरलेस। यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए थॉटलेस मीन्स होता है विचार विहीन, केयरफुल मीन्स होता है सजग, और इंडिस्क्रीट ये होता है असावधान। अगला देखिए, यहाँ पे आपको इसमें वर्ब यूज करनी है, आई एम द पर्सन हु, तो यहाँ पे जाएगा हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है,
वर्ब कॉनकॉर्ड नियम एक होता है, उसमें ये वाले नियम होते हैं, तो अगर आपने पढ़े हो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करी जाती है। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट निकालना है, तो इस तरीके से आप इसमें सर्वे करके आ कीजिए एग्जाम हॉल में, तो इससे गलत नहीं होगा। इसमें गलत आपको छाटना है। देखिए इसमें एनिवर्सरी, एनिवर्सरी होता है वो गलत लिखा हुआ इसमें, इसका जो शुद्ध होता है एनिवर्सरी इस तरीके से डबल एन आई होता है, ठीक है, डबल एन आई। और ये जर्नी देखिए आपका सही लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी सही लिखा है, एमेच्योर लिखा हुआ सही। जैसे कि यहाँ पे एक 45 से लेकर 45 तक पैराग्राफ दिया गया, तो इसके क्वेश्चंस दिए गए नीचे, उन्हें सॉल्व करना है। तो आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, और पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस जो कंप्रेंशन निकाले जाए उनकी आदत डालिए, क्योंकि आपको ये नंबर जो है ना आपके सामने ही होते हैं। बाकी में तो आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको केवल एक माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ना, तो वहाँ पे आपके 5 में 5 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे, 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो वर्ड्स हाई स्पीक आर लोकेटेड इन द, अब देखिए ये इस तरीके से जिसमें जीएस वाला क्वेश्चन दे दिया गया, जो पैराग्राफ है इस तरीके से अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके हिमाद्री रेंज में सबसे ऊंची जो पीक है, द नॉर्थन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय ऑफ हिमाद्री, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इस तरीके से पैराग्राफ से ही पढ़ सकते हैं, बाकी आपको पता ही होगा हिमाद्री रेंज के बारे में। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, तो ये प्लेन जो पठार होते हैं वो नॉर्थन के जो हैं वो किस वजह से किस चीज़ में समृद्ध होते हैं, तो ये आपका हो गया एलुवियल डिपॉजिट से, यानी उत्तरी भारतीय मैदान विकल्प ए जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक, उससे समृद्ध है, जो कि पैसेज में दिया गया है इसमें, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आपको ये देखिए कोडिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं। इसमें टाइम की बचत करनी होगी आपको, क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा होता है और आपको टाइम के हिसाब से चलना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से निश्चित कुल भाषा में जो @ को प्लस से दर्शाता है, और ये एक प्लस का जो चिन्ह है ये माइनस से दर्शाता है, अल्फा का ये डिवाइड से, और थीटा का मल्टीप्लाई से। तो इसमें बस आपको क्या करना है, इसकी जगह पे जो भी कोडिंग है वो लिखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 58 और ये सोल्यूशन दिया गया, ठीक है। देख सकिए 47 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या का यहाँ पे चयन करना है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस या जो भी हो आपको देखना है, तभी आप इसका सीक्वेंस पता कर सकते हैं। ये सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर डी वाला होगा 634 ये वाला, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें 6 के क्रम में जुड़े हुए हैं इसमें। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ये दिन वाली ट्रिक जो है ना, इससे भी अच्छी मैं आपको चैनल पर करा दूंगा, आप आराम से उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सी होगा, ये बुधवार होगा, आप देख लीजिएगा। जो भी आपको कोडिंग से कोड मिला के जो बनाए जाते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस, उससे भी कर सकते हैं आराम से। जैसे कि ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ होता है कि ए बी की मात्रा है, और ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इनमें से पी क्यू का मामा है, कौन सा इसमें संबंध दिखाता है, तो डी वाला हो जाएगा, पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए, फर्स्ट सेकंड क्रमांकन, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 कथन है। कथन है सभी डंडे बंदूकें हैं और कुछ नावें डंडे नहीं है, तो आपको निष्कर्ष इसमें निकालना है, सभी बंदूकें नावें हैं, कुछ नावें बंदूक हैं इसमें से नहीं है, तो ये आपका डी वाला होगा। यदि नादर नॉर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये यदि ना तो 1 और ना ही 2 इस अनुस्मरण करता है, तो आपको अगर बिना रेख अगर आता हो तो इस तरीके से लगाएंगे, बहुत जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो बिना रेख में सभी बंदूक, सभी जो डंडे हैं वो बंदूक हैं, और सभी जो डंडे हैं वो नाव नहीं है, तो इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह लगाएगा और आपका इसमें डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गोल्फर, ये करंट क्वेश्चन है, गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन में भी हो जाएगा 2018 का, ठीक है। देखिए 2023 का ये पेपर है, और इसमें करंट कौन सा पूछ रहा है, 2018 का, इसीलिए बता रहे हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन ये पेपर था। और इन्हें देखिए 15 लाख की धनराशि दी गई थी, प्रशस्ति पत्र दिया गया अर्जुन की कांस्य प्रतिमा के साथ में, ठीक है। तो ये अर्जुन अवार्ड सम्मानित किए गए थे, तो उसमें अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है, 15 लाख रुपए दिए थे। तो ये पुरस्कार में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप यानी ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। तो इसमें हो जाएगा आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये आपके अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया गया था,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुई थी और ये विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण वित्तीय स्तंभ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के तहत जो समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी ब्राजील को। ठीक है, उस समय ये आपके जुलाई में ये घोषणा की गई है। ठीक है, ये आपके हरियाणा के गुरुग्राम में जुलाई 2023 में किया गया था। स्टार्टअप 20 वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचार, सहयोग, रणनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देने के मंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके समापन अवसर पर स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर अगले G20 अध्यक्ष देश ब्राजील को मशाल सौंपी है। स्टार्टअप 20 का जो अगला आयोजन होगा जुलाई 2024 को ब्राजील में हुआ था। ठीक है, यानी होगा इसमें पिछला ये 2023 का है ना, इसलिए। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसको जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुस्वागतम। तो ये अगस्त 2023 में चालू किया गया था। DY चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों के आगमन या प्रवेश के लिए ई-पास जारी करता है। तो आपको ये करंट अफेयर जो है इन्हें छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी इन्हें भी रख के जाना है, क्या पता इन्हीं से क्वेश्चन दोबारा से पहुँचते। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप इसमें पूछा गया, तो फुल फॉर्म भी बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं APSSC के जो भी वीडियोज़ हैं या PDF वगैरह हैं उसको कराने की कोशिश करूँगा पेपर से पहले। ठीक है, तो घटना चक्र का है मेरे पास, उसको पूरा कंप्लीट करा देंगे कोर्स। आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से आराम से UPSSC पैट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक पहुँचाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इसका जो लक्ष्य है एक दशक में $100 अरब तक दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना है, अमेरिकी और भारत के बीच में। और ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा को टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जैब किस देश में शुरू किया गया? देखिए इसमें जैब जो है आपके इंग्लैंड में शुरू किया गया। ठीक है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा इसे उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर, देखिए करंट अफेयर जो है ना इंडियन और वर्ल्ड दोनों को लेकर चलना है आपको, और ऐसा UPSSC पैट है, कुछ भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है जो निर्धारित की गई है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों या 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, देखिए इसमें महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये, पहले 1000 थी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इस योजना का लाभ 1 जनवरी को 23 वर्ष, वर्तमान में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस जो योजना का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। ये परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंडक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ऑप्शन में भी ये हो जाएगा हाथी के लिए। ठीक है, तो ये आपके मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडक्शन डिटेक्शन सिस्टम वाला। नेक्स्ट है 60 नंबर, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम इसमें बताना है आपको। ये एक्सरसाइज है आपके सितंबर 2023 में शुरू की गई थी, तो इसे त्रिशूल नाम दिया गया, पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किया गया था, वार्षिक प्रशिक्षण है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, मेनम यानी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम। ये 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कात्कीय राजवंश था। ठीक है, और इसके देखिए जो शासक थे गणपति देव थे, इन्होंने 1213 में इसकी स्थापना की थी। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए 75वें जो अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, कुतु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट 65 नंबर है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके मैसूर यानी कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। ये भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय है। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 193 सदस्य राष्ट्र हैं। और ये हैंग नीदरलैंड ये रासायनिक हथियारों के स्थायी और सत्यापन योग्य उन्मूलन के वैश्विक प्रयास को देखरेख करता है। इसका द हेग जो आपके नीदरलैंड में पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो ये देखिए भाषा और मुद्रा कैपिटल तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक नंबर आपको पक्का देके जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है दिवेही। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है और इसका राष्ट्रीय जो मछली है फिनटूचा है, राष्ट्रीय फूल फटुआक है, राष्ट्रीय वृक्ष नारियल ताड़ है। तो आपके जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश जो भी आपके हैं उनके बारे में ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके जो आधिकारिक मुद्रा क्या है और इसकी राजधानी क्या है, फूल फल जो भी है आपके यहाँ पे राष्ट्रीय चीज़ें होती हैं, सेम उसका भी याद होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, बोत्सवाना की है, ठीक है। बोत्सवाना में पुला शब्द का अर्थ होता है बारिश, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होती है। तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थल सीमा यानी लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, पेरुंगदाई यानी कोगू वेल्लीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो ये तमिल साहित्य से संबंधित है। ये ज़्यादा लोगों ने इसे तुक्का ही लगाया होगा। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक चक्र, जो तृतीय वर्ग का था, इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। वही 1967 में किया गया था। अब देखिए, और ये अशोक चक्र तृतीय का नाम बदलकर क्रमशः देखिए, जो पहला था उसे अशोक चक्र जो फर्स्ट वाला था, और सेकंड को कीर्ति चक्र, और जो तीसरा वाला था इसे शौर्य चक्र कर दिया गया। तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले वाले को अशोक चक्र, दूसरे को कीर्ति चक्र, तीसरे को शौर्य चक्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, ठीक है, 5 नंबर का है, आपको इसे पढ़ना है अच्छे से, और फिर इसमें आपके जो क्वेश्चन दिए गए नीचे प्रश्न पूछे गए उन्हें देना। हमारे देश के समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो ये आप जब गद्यांश पढ़ेंगे उसी में पता चलेगा। ऑप्शन में से मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। एक बात याद रखिएगा, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन अभी जब पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही है। जब आप एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे तो आपको ये चारों ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे निकाल पाना, ऑप्शन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गद्यांश है, पैसेज हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि ये दिक्कत आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में ना हो। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? दूसरा है वस्तु, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ये आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो यह है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। अगला देखिए 75 नंबर है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द की व्यापारणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण और विशेषण शब्द। विशेषण और विशेषण शब्द यानी एक प्रत्यय लगा हुआ इसमें। अगला देखिए, नेक्स्ट गद्यांश भी है, तो यहाँ पे 2 गद्यांश आएंगे आपके 10 नंबर के, ठीक है। कि आपका गद्यांश रहा, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। बाकी मैं आपको PDF दे दूंगा इसमें। 76 है, देखिए, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? देखिए ये आपका हो जाएगा, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अगला देखिए,
विभिन्न स्थलों पर भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? देखिए ये आप अपने विवेक से भी दे सकते हैं आंसर, अगर पैसेज ना हो। बी वाला, अपंगता, कुरूपता, अस्वस्थता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग यही देखते हैं कि भाई बूढ़ा है, चल नहीं सकता है, तो हम इसे जो भी है भीख के रूप में जो भी दे दें, मदद कर दें। नेक्स्ट है 78 नंबर, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं? देखिए आपका हो जाएगा इसमें, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। ठीक है, इसमें जो सही नहीं पूछा गया यही है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना, ये सही है आपका। ठीक है, बच्चों की स्कूल की फीस देना या रोगियों की चिकित्सा, जैसे बीमार है तो उसके जो भी प्राथमिक चिकित्सा उस पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है 79, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है? तो ये आपके द्वंद्व समास इसमें ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व और तत्पुरुष। ठीक है, दान पुण्य ये आपका द्वंद्व है। ठीक है, और जीवन से मुक्ति तो यहाँ पे तत्पुरुष आ गया, से लग गया इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप अगर समास पढ़े होंगे। नेक्स्ट है खानदानी भिखारी कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जिनको भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। ठीक है, वो अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ना चाहते तो उन्हें पुश्तैनी कहा गया, खानदानी। नेक्स्ट है 81 से 85 तक आपके जो इसमें ग्राफ वाले हैं उनको देखना है। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। इसमें इस तरीके का ग्राफ है और इसको क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा 190/325। इसी तरीके से गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर, रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना परसेंट है? तो ये 80.51%। यहाँ देख लीजिएगा आप जो भी इसमें सोल्यूशन है, पॉज करके लगाना आपको ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना परसेंटेज? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है। तो ऑप्शन नंबर सी 129.3%। ठीक है, देख लीजिए आप, खुद ही देख लीजिए। ये आप वहाँ पे अगर हॉल में बैठेंगे ना तो ये पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, आप इसे जल्दी सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके सीजीएल टाइप का क्वेश्चन है, इतना जो टफ आता है ग्राफ वगैरह आप सीजीएल में ही देख सकते हैं, बाकी इतने छोटे एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। 84 नंबर देखिए, यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों और औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या होगा? अब आप देख सकते हैं इतना इन सभी को ऐड करना है, फिर उसका 20 का अनुपात निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24/41। देखिए इस तरीके से आपको करना है, और वो भी टाइम को देखते हुए। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री का कुल कितनी संख्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1650 ऐड कर सकते हैं। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, इसमें दूसरा है आपका, देखिए वेनारिक टाइप का दिया गया है, भरे गए टैंक का परसेंटेज दिया गया और खाली टैंक का परसेंटेज दिया गया। देखिए इसमें क्वेश्चंस, यदि पाइप ए बी डी आर एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय क्या होगा? तो देखिए परसेंटेज दिया गया है, आपको इसमें से निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला वाला 6.67 मिनट। नेक्स्ट 87 नंबर, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय का योग टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7:9। तो आप, इससे अच्छा है कि आप ग्राफ अगर लगाना चाहें तो एसएससी सीजीएल के कोई टीचर हो, जैसे अड्डा 24/7 में भी एक सर हैं, वो अच्छे से ग्राफ कराते हैं। बाकी आप कोई भी टीचर हो एसएससी के जिन्हें आप जानते हो, अभिनय सर हैं और राकेश सर हैं, ये भी एसएससी के वो कराते हैं मैथ्स, वहाँ पे देख लीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, शायद वो लोग ग्राफ नहीं कराते हैं। अड्डा 24/7 पे मैंने देखा है कि पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी 1.67 मिनट। ठीक है, तो ये पॉइंट में दिया गया, पॉइंट निकालना पड़ेगा। 89 नंबर देखिए, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में दिए गए समय पाइप क्यू, एस और टी द्वारा एक साथ टैंक भरने में लिए गए समय में अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 11:14। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। 90 नंबर क्वेश्चन है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला जो समय है वो ज्ञात करना है। ये आपका टाइम देखिए लगेगा इसमें 8 मिनट।
नेक्स्ट है, इसमें 91 से 95 के बीच में, ये देखिए आप तालिका वाले हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। और देखिए तालिका दी गई इस तरीके से, उत्पादन, निर्यात और आयात दिया गया। सेकंड वाले में दिया गया उत्पादन, निर्यात, आयात, इसमें परसेंटेज दिया गया। तो 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो आपको दोनों ही जो टेबल हैं उनको ध्यान में रख के इस सवाल को करना है। तो 1680 है, ठीक है, औसत खपत। नेक्स्ट है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो ये 2054। नेक्स्ट है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पता नहीं क्या कैसे सोच के बनाते हैं ये पेपर, ठीक है। 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है। ऑप्शन नंबर सी यानी 1। अब देखिए कोई भी ये सोच के लगाया भी नहीं कि इसका आंसर हो सकता है 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट 94 नंबर, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में परसेंटेज जो वृद्धि हुई है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, देखिए क्या आएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट 95 नंबर, देखिए 2022 में निम्नलिखित में देशों में कौन से देश का आयात से खपत का अनुपात सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शन नंबर डी ये मालदीव का था, ठीक है। आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा तब कहीं जाके इसका आंसर निकलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैं आपको जितने भी पेपर हुए हैं 2021 और 22-23 वाले और जितने शिफ्ट में हुए हैं सभी करा देंगे आपको। और घटना चक्र का जो थ्योरेटिकल वाला है वो भी मैं आपको करा दूँगा पेपर से पहले, और आपको किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 96 से 100 के बीच में ये चार्ट दिए गए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से दूध की बिक्री दी गई है और जो व्यक्ति है ABCDEF, और इसमें देखिए पानी की सांद्रता जो शुद्ध पानी में मिलाने के बाद में उसका परसेंटेज दिया गया। इसको आप लगाएंगे, पॉज करके देख लीजिएगा। व्यक्ति A और C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है, लगभग में निकालना है। ये देखिए आपका A ये निकलेगा, B वाला लगभग 65 लीटर। एक बार ध्यान रखिए 64.7 लिखा हुआ है, तो आप इसे 64 नहीं कह सकते। 0.5 से अगर ऊपर है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ, तो आप इसमें 1 जोड़ेंगे। अगर 5 से नीचे, अगर यहाँ पे 4 लगा होता तो 1 यहाँ से घटा देते। याद रखिए औसत ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट 97 नंबर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है आपको पूरा इसको हल कर सकें। व्यक्ति C द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति E द्वारा मिलाए गए कुल पानी की मात्रा का संबंधित अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 3:17 का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। जो बी वाला है इसमें विकल्प वो नहीं है, ऑप्शन ए में जो बी है वो है आपका आंसर। 99 देखिए ABC अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 83.55%। अब देख सकते हैं ये पॉइंट में भी क्वेश्चन इस तरीके से जाते हैं। अगला लास्ट है 100 नंबर, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 456। आपको यूट्यूब पे आपको 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वहाँ पे मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ देंगे, मैंने आपको सभी करा देंगे और पॉज करके आप देख भी सकते हैं इसका सोल्यूशन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा मुझे नए वीडियो बनाने के लिए, और हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा होगा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।